नमस्कार साथियों। लड़कियां, महिलाएं कौन सा कपड़ा पहने, कब पहने, क्यों पहने, ये मसला हमेशा गर्मा गर्म बना रहता है। और चूंकि कपड़ा पहनने का मसला जो है ख़ास करके लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए वो एक धर्म से भी जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। खास करके जब चुनाव के समय होते हैं या कुछ ऐसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो कि जैसे आतंकवाद प्रकार की गतिविधियां जब हो जाती हैं कभी कभी, तो बुर्खा पहनने पर या इस प्रकार के हिजाब पहनने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध की मांग उठती है। जैसे भारत में सबसे पहले 1992 में जब आतंकवादी घटना हुई थी भारत पर, तो उस समय हिजाब पहनना या नकाब पहनने पर एक प्रतिबंध करने की मांग बहुत तेज़ी से उठा था। इसी प्रकार जब 2019 में श्रीलंका पर जब अटैक हुआ था, एक प्रकार से आतंकवादी घटना हुई थी, अटैक हुआ था, तो उस समय में भी बुर्खा पहने या ना पहने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात तेज़ी से उठी थी। हालांकि उस समय की जो श्रीलंका की सरकार थी उन्होंने निर्णय लिया कि हम बुर्खा को अभी बैन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ यह सोच करके लिया कि अभी इस समय स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, स्थितियाँ बहुत संवेदनशील हैं। चूँकि केवल यही बुर्खा के कारण ही उन लोगों को पहचाना नहीं जा सका, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकी कि वो लोग वास्तव में धर्मावलंबी थे, धर्म को मानने वाले थे, वहाँ पर चर्च में पूजा करने जा रहे हैं या गॉड को प्रे करने जा रहे हैं। इस बात की आइडेंटिटी नहीं की जा सकी। यानी बुर्खा जो है, बुर्खी के आड़ में एक प्रकार से आतंकवादी घटनाएं दे दी गई श्रीलंका में, जिसमें करीब 300-400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब घटनाएं जब होती हैं तो बुर्खा पहनने या ना पहनने उस पर बैन लगाने का जो मांग है बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये चांस मिल जाता है कि हम अपने जो बातें हैं, जो एक प्रकार से मतभेद पैदा करने वाली जो बातें हैं, उसको और बल मिल जाता है उनको। वो कुछ ऐसे टीका टिप्पणियाँ कर देते हैं जिससे कि उनकी बातों पे और ज़्यादा जोर मिले। चूँकि उस समय ऐसी घटनाएं, उस समय ऐसा माहौल बना रहता है कि वो अपनी बातों को तेज़ी से उठाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बुर्खा हो या हिंदुओं में जो पहनने का लिबास हो, वो एक संस्कृति का मसला होता है, एक कल्चर का मसला होता है। वो खाली एक धार्मिक मसला ही नहीं होता है। यानी दैट इज़ नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ रिलीजन पर्सपेक्टिव, वो हमारा संस्कृति, एक कल्चर का हिस्सा होता है। इसलिए हम किसी भी परिधान को सीधा सीधा बैन कर दें, प्रतिबंध कर दें, ऐसा हमारे संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत भी उचित नहीं है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीज अबाउट द प्राइवेसी ऑफ ऑल ह्यूमन एंड जो निजता का अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदे इसको परिभाषित किया है। यानी कि नो मैन कैन कॉमेंट ऑन एनी गर्ल ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी भारत के किसी भी नागरिक, किसी भी लड़की, किसी भी महिला वो क्या पहन रही है, कैसे पहन रही है, क्यों पहन रही है, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ये एक प्रकार से मोरल रूप से भी गलत है। कई बार ऐसे बातचीत करते हुए लोग अपने विचार साझा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब किसी प्रकार का बलात्कार जैसे केस हो जाते हैं तो उसके पीछे परिधान जो है, कपड़े, वो बहुत मैटर करते हैं। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या खाली वो जो परिधान, छोटे छोटे कपड़े पहन लिए थे, उसी के कारण से ये रेप वाली घटना हो गई है? क्या इसके पीछे हम अपने मोरल एजुकेशन, जो कि विद्यालय में 0% रूप में पढ़ाई जाती है, उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं? क्या सिर्फ हम अपने हवस को पूर्ति करने के लिए किसी को शिकार बना लें और सारा आरोप उसी के ऊपर ही मढ़ दें कि चूंकि उसने छोटे छोटे स्कर्ट पहन रखे थे इसलिए मेरा मन मोह हो गया उसके ऊपर और हमने ऐसी घटना कर दी? ये इमोरल है। ये अपने आप को बचाने और अपनी करतूत पर पर्दा थोपने जैसा, पर्दा डालने जैसा एक प्रकार का काम है। यानी हम गलत काम भी कर दें, दूसरे को दोषारोपण भी कर दें, हम पूरी तरीके से बच जाएं, ये सही नहीं है। किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें हमारी मानसिकता, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारी शिक्षा एक बहुत अहम रोल अदा करती है। इसमें केवल कपड़ा ही रोल अदा नहीं करता, हमारी मानसिकता को भी बदलने का, या हमारी मानसिकता में कुछ गलत प्रवृत्तियां इस प्रकार से बनी होती हैं जिसके कारण से हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और हमारी विचारधारा भी इस प्रकार से बन जाती है कि उसमें उसी की ही गलती थी। देखिए, ऐसी मतलब एक तरफा अगर बात किया जाए तो उचित नहीं होगा।
जैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में 1991 के बाद में भारत में वैश्वीकरण हो गया, पूरे विश्व भर में लगभग सारी इकोनॉमी खुल गई, लोग आपस में नज़दीक आ गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या बहुत सारे मोरल डेवलपमेंट हुए, वो एक प्रकार से सब लोग नज़दीक आ गए, सारे देश नज़दीक आ गए, उनके एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया, ये सारी हुई। उसमें ग्लोबलाइजेशन के दौर में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो पश्चिमी देशों को देखा जाए तो एक तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पश्चिमी देशों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पश्चिमी देशों ने अपना विकास किया अच्छे से, वो सारा का सारा जो कल्चर है, पश्चिमी देशों का जितनी भी संस्कृति है, हमने करीब करीब पूरी तरीके से फॉलो करने का प्रयास किया, अब भी फॉलो करते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब लड़कियां किसी प्रकार के वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो उनका एक प्रकार से तर्क होता है कि ये तो हमारा मतलब मौलिक अधिकार है, हम कुछ भी पहने। लेकिन दरअसल इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा होता है कि हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर बहुत ज़्यादा झुके होते हैं, यानी हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, या उसको इतना ज़्यादा नीचा हम दिखा चुके होते हैं कि हमारे लिए वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न कल्चर एक प्रकार से हमारे ऊपर थोपा गया है या फिर हमारे ऊपर आरोपित किया गया है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को एक कुसंस्कृति की श्रेणी में उसको रखने का प्रयास करते हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और पश्चिमी सभ्यता की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी परिधान है, जो भी ड्रेस पहनने का स्टाइल है, या खाने पीने की जो स्टाइल है, रहने सहने का जो स्टाइल है, वो जब हम वेस्टर्न कल्चर का फॉलो करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं या हम बहुत लॉजिक वाले दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन कोई भी परिधान हो, चाहे हिजाब हो, नकाब हो, बुर्खा हो या साड़ी हो, जब उसको बनाया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और उस लॉजिक के अनुसार ही वो संस्कृति एक प्रकार से पनपती है, जिसके कारण से सदियों से लोग उसको पहनते चले आते हैं। जैसे ऐसी मुझे जानकारी कहीं से प्राप्त हुई कि सऊदी अरेबिया में जब बुर्खा पहनने का वहाँ पे चला, तो वहाँ पे महिलाएं इसलिए बुर्खा पहनती थी क्योंकि वहाँ पे रेत के टीले हैं, वहाँ से रेत के कण उड़ते हैं, तो उनसे उनके शरीर की उससे सुरक्षा हो सके, इसलिए वहाँ पर बुर्खा पहना जाता है। बुर्खा पहनने का अगर हम चलन देखें तो ईरान से माना जाता है कि ईरान में बुर्खा पहनने का चलन प्रारंभ हुआ। वहाँ पर जब इस्लाम धर्म जब सऊदी अरेबिया से, मक्का मदीना से फैलते फैलते ईरान तक पहुँचा, तो ईरानी लोग बुर्खा पहनते थे, इसलिए इस्लाम धर्म जब वहाँ पर पहुँचा तो इस्लाम में बुर्खा जो है एक प्रकार से मर्ज हो गया, यानी कि बुर्खा पहनने का जो संस्कृति है उसका धीरे धीरे विकास होता गया, और पूरी दुनिया में जब ये फैला तो बुर्खा लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। इसको अगर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक यहाँ सब देखें तो जब महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं और बुर्खा नहीं पहनी हैं तो उनके ऊपर ताने भी मारे जाते हैं, उनको तंज कसा जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है, और कई बार उनको मारने की धमकी भी दी जाती है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बुर्खा पहनना वहाँ के लिए बहुत अनिवार्य माना जाता है, बहुत अनिवार्य हिस्सा है। वहाँ पर महिलाएं पहनती भी हैं और सहज रूप से स्वीकार भी करती हैं, उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर मजबूरीवश भी पहनते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में देखें, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का शासन हुआ करता था तो वहाँ पर महिलाओं को एक प्रकार से मजबूरीवश बुर्खा पहनना पड़ता था। तो कहीं मजबूरीवश है, कहीं संस्कृति के हिसाब से है, कहीं कोई अपना चलन है, कोई अपनी सभ्यता है, इसके अनुसार पहनते हैं। भारत में या पाकिस्तान में जब महिलाएं पहनती हैं तो पुरुष ऐसा मानते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, या महिलाओं के आँख, कान, नाक, चेहरा या पैर, हाथ, बाल किसी भी गैर मर्द को ना देख सकें, यानी जब वो ऊपर से नीचे तक पूरा हिजाब पहने रहेंगी। हिजाब मतलब होता है वह वस्त्र जिसमें पूरे बाल, मुंह, पूरा शरीर, देह पूरा ढका रहता है, पैर तक पूरा ढका रहता है, और वहाँ तक कि उसमें आँख जो है, आँख भी ढकी होती है, उसमें जाली लगे होते हैं। आँख और नाक के पास जाली लगी होती है ताकि हमें दिखाई दे, यानी कि महिलाओं को दिखाई दे और सांस लेने में समस्या ना हो। तो वो जो पूरा परिधान बनता है उसको हिजाब बोलते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जैसे नकाब हो गया, नकाब में क्या, नकाब भी लगभग हिजाब ही है, लेकिन उसमें आंखें खुली रहती हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर है हिजाब नकाब में।
तो महिलाएं पूरी तरीके से इसको पहनती हैं, और ये तभी पहनती हैं जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं। यानी घर में नहीं पहनती। घर में जैसे एक होता है महरम। महरम मतलब या कहें कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमारे खूनी रिश्ता होता है। जब महिलाओं का किसी व्यक्ति के साथ खूनी रिश्ता हो या आपसी परिवार हो, तो वहाँ पर वो बुर्का ना पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बाहर जाएं या किसी गैर मर्द, मान लीजिए कोई मेहमान आ गया या किसी गैर मर्द से वार्तालाप हो रही है, तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से ऐसा माना जाता है कि महिलाएं बुर्का पहने। यानी उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी होता है, या अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपनी देह की रक्षा करने के लिए उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है, या वो सहज रूप से स्वीकार भी करती हैं। ऐसा हर समय नहीं कहा जा सकता है कि उनके ऊपर दबाव ही बनाया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सहज रूप से स्वीकार करती हों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बुर्का पहन रही हैं या क्या पहन रही हैं, बल्कि वो लोग इस बात की वकालत करती हैं कि हमारी संस्कृति की रक्षा की जाए, बुर्का को बैन ना किया जाए। तो जिनको समस्या नहीं है उनको समस्या नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं हो सकती हैं जिनको समस्या हो रही हो, तो उनकी भी समस्याओं का ख्याल रखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन से बड़ा कोई भी धर्म या कोई भी बातें नहीं हो सकती हैं। व्यक्ति का जीवन वो सर्वोच्च होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए। जैसे एक घटना मैं अपने बहुत नज़दीक में ही देखा, जिसमें ऐसा हुआ कि लड़की के ससुराल वाले कहने लगे कि आपको साड़ी पहनना अनिवार्य है। उसकी प्रेगनेंसी थी, बच्चा होने वाला था। डॉक्टरों ने सलाह दिया था कि आप अपने पेट में एक कहें कि पट्टी टाइप का गर्म पट्टी पहनना है आपको, और आपके पेट में किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। यानी कि आप साड़ी वगैरह ना पहने, आप जो ढीला कपड़ा होता है, ढीला कपड़ा पहने, जैसे मैक्सी वगैरह होता है उसको पहने। लेकिन घर वालों में भी जो उनकी सासू माता थे, उनका दबाव इतना ज़्यादा था कि आपको साड़ी ही पहनना है, नहीं तो गांव वाले क्या कहेंगे, देश वाले क्या कहेंगे, भाड़ में जाए देश वाले गांव वाले। जब डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आपको किसी प्रकार का टाइट कपड़ा नहीं पहनना है, तो आपको नहीं पहनना है। 12 13 टाँके पेट में लगे हुए हैं, लेकिन आप अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी का जीवन बलिदान नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी को शारीरिक रूप से समस्या हो रही हो, उसके इंटरनल ऑर्गन में कोई समस्या हो, तो उसको ज़बरदस्ती किसी परिधान को पहनने के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई महिला सहज रूप से किसी चीज़ को स्वीकार कर रही है, तो उसके ऊपर बैन भी नहीं लगना चाहिए। अगर कोई महिला चाह रही है कि हमें बुर्का पहनना है, तो बुर्का पहने, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बैन नहीं लगना चाहिए। लेकिन कोई महिला अगर नहीं चाह रही है कि हमें बुर्का नहीं पहनना है, हमें शारीरिक रूप से समस्या हो रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान एक हिंदू महिला के साथ ऐसा हुआ, जिसके ऊपर दबाव डाला गया कि आपको साड़ी पहनना ही पहनना है। अब साड़ी पहनने के चक्कर में जब मान लीजिए वो औरत कहीं झुकी, तो पता लगा उसके पेट में जो टाँके लगे हुए, कोई टाँका टूट गया, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी कि संवेदनशीलता या समय के साथ अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए। अगर किसी महिला के लिए अनिवार्य है कि उसको उस समय नहीं पहनना है या वो नहीं चाह रही है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों के तहत उसको उस बात की सुरक्षा दी जानी चाहिए कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है वही पहने। लेकिन जिसको सहज रूप से स्वीकार्य है, उसके ऊपर बैन भी नहीं लगना चाहिए। यानी कि एक संतुलित तरीके से चलना चाहिए। हमें सिर्फ हम हिंदू हैं तो बुर्का को बैन कर दें, हम मुसलमान हैं तो हम साड़ी को बैन कर दें, हम ईसाई के धर्म या पश्चिमी संस्कृति को नहीं मानते हैं तो हम स्कर्ट को बैन कर दें। इस प्रकार की जो मानसिकता है, इससे निकलना पड़ेगा। लोगों की जो अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सभ्यता है, जो अपने अपने रहने का ढंग है, पहनने का ढंग है, उसको उसी रूप से रहने दीजिए। यानी किसी की इंटरनल या किसी के रिलीजन चीज़ में इंटरफियर करना उचित नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार में भी ये चीज़ कही गई है कि कोई भी लड़की कोई भी वस्त्र पहने तो उस पर रोक टोक किया जाना उसकी निजता का उल्लंघन है, यानी कानूनी रूप से उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां अनिवार्य नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है या कोई ज़्यादा डेवलप क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे शैक्षिक माहौल या एक प्रकार से कहें कि जो सोशल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, वहाँ पे अगर हम छोटे छोटे एक एक बीते का अगर हम कपड़ा पहन कर चलेंगे या लड़कियाँ पहन कर चलेंगी, तो
ऐसा हो सकता है कि उनके साथ गलत व्यवहार हो जाए। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपने माहौल के हिसाब से देखना चाहिए, जहाँ पर माहौल ठीक नहीं है वहाँ पे अपने आप को अपनी सुरक्षा प्राथमिक होना चाहिए। वहाँ पर खाली टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, अभी तो खैर सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग फेमस होने के लिए अपने आप को एक प्रकार से दिखाने के लिए कि देखिए हम कैसे वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे हम एक मॉडर्न सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो छोटे छोटे कपड़े पहन करके दिखावा एक प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार की भी कृत्य नहीं किए जाने चाहिए। यानी कि अगर आपको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप स्कर्ट पहने या मात्र दिखावे मात्र के लिए आप उसको पहन रहे हैं, तो वो चीज़ भी करना उचित नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला जो नियम है उसको सभी जगह फॉलो करना अनिवार्य है। यानी अपने जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए, और किसी के ऊपर जबरन कोई चीज़ को आरोपित करना या किसी चीज़ को जबरन बैन करना भी उचित नहीं है। इस वीडियो में मेरा ध्येय बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी धार्मिक मसले पर इंटरफेयर करूं। इसमें जो सही या जो गलत चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास किया हूं। इसमें जैसे मैंने बताया कि इसके द्वारा आतंकवादी घटनाएं जैसे कि श्रीलंका में या कुछ अन्य देशों में, जैसे भारत में भी हुआ था, तो बैन की बातें चली। बहुत सारे देश हैं जो पश्चिमी देश हैं इसको बैन भी किए हुए हैं, जैसे कि यूरोप में देखें तो फ्रांस हो गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, लाटविया, ये जो यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बुर्खा को बैन भी किया गया है। और एशिया महाद्वीप में देखें तो जैसे ताजिकिस्तान है, चाइना भी है, चाइना में करीब 15 करोड़ 15.25 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वहाँ पर बुर्खा को बैन किया गया है। ऐसे जो अफ्रीका के कंट्री हैं जैसे कॉन्गो गणराज्य है, गैबन है, कैमरून है, चाड है, कुछ ऐसे और देश हैं, वहाँ पर भी बुर्खा को बैन, करीब 12-15 देश ऐसे हैं जहाँ पर बुर्खा को पूरी तरीके से बैन किया गया है। लेकिन वो अपने उनके देश की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से बैन किया गया होगा। श्रीलंका में भी कुछ समय के लिए बैन किया गया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया गया। भारत में भी जब कभी ऐसी स्थिति आए कि बैन करना पड़े, तो इसको खाली एक धर्म के चश्मे से देखने की बजाय अगर राष्ट्र की सुरक्षा का मसला हो तभी उस पर विचार किया जाना चाहिए कि बैन किया जाए। यानी उसको स्थायी रूप से ना बैन किया जाए। अगर कभी ऐसा समय आ भी जाए, भगवान न करें ऐसा समय आए, तो उस समय केवल राष्ट्र की संवेदनशीलता, राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए उस पर बैन कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे जो गुरु हुए हैं 3-3.5 साल पहले, आचार्य चाणक्य जी, वो कहते थे जब कभी भी राष्ट्र के बीच में और किसी धार्मिक मान्यताओं के बीच में कॉन्ट्रोडिक्शन हो, यानी कि किसी धर्म के द्वारा बनाए गए कोई नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस हों उसके बीच में और किसी राष्ट्र के द्वारा बनाए गए कानून के बीच में जब कॉन्ट्रोडिक्शन हो, तो उसमें राष्ट्र का कानून जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। यानी कि अगर कभी देश पे इस प्रकार के खतरे की स्थिति हो, जैसा कि पहले हुआ भी था, तो उस समय राष्ट्र द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोच्च होना चाहिए। उसमें कोई धर्म का व्यक्ति खड़ा होकर के ये ना कहे कि हमारे ऊपर प्रतिबंध ना लगाया जाए। यानी कि जब ऐसी संवेदनशीलता की स्थिति हो तो वहाँ पर राष्ट्र को सर्वोच्च रखते हुए अपने आप जो अपने धार्मिक मान्यताएं हैं उसको थोड़ा सा पीछे हट जाना भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के ये समय समय की बात है। तो इस वीडियो पे मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर चर्चा करनी थी। यदि इस वीडियो में आपको कुछ सलाह मशवरा देना हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।